हेलो बच्चों, मैं सरिता गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सांवलादा पुरोहित सीकर आज आपके साथ डिस्कस करूंगी सेल के बारे में। विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में भी हम बार बार बात करेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो ये जो छोटी छोटी टर्म्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अपने लिए। तो सबसे पहले तो क्या बात आती है, हमारे पास सेल की बात आती है। तो सेल क्या होता है, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है कि वो कोई परिपथ में अगर लगा दिया जाए तो उसमें विद्युत का जो प्रवाह है वो क्या है, सुचारू रूप से हो सके। जैसे हमने घरों में भी देखा है, इन्वर्टर लगाते हैं, वो भी क्या एक बैटरी तो है, या हम कहें कि जैसे हम टॉर्च के अंदर क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। ठीक है, अब वो जो सेल है उसके अंदर क्या होता है उसकी बात करेंगे अपन। तो सेल एक तरीके से क्या हो गया, जैसे अपन बैटरी के सेल्स के लिए अपन बात करते हैं टॉर्च के, तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ विद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, तो ये हम क्या ले लेते हैं, इसको समझने के लिए क्या लेंगे हम, कोई जैसे विद्युत अपघट्य है हमारे पास, उसके अंदर क्या होती है, दो इलेक्ट्रोड होती हैं। ये क्या हो गया, विद्युत अपघट्य। और ये जो दो इलेक्ट्रोड होती हैं जिनसे क्या लगा दिया जाता है, कोई तार जैसे हमने लगा दिया, जिससे क्या होता है, जिस पर धन आवेश होता है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड हो गई, ऋण होता है उस पर ऋणात्मक इलेक्ट्रोड हो गई। हम पॉजिटिव नेगेटिव भी इनको नाम दे सकते हैं। तो यहाँ जो ये प्लस का P है, ये माइनस नेगेटिव का N ले रहे हैं हम। तो जो बाहर की ओर हमारे पास क्या है, जो इसका प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह बाहर के लिए क्या होगा, बाहर होगा इसका पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, जबकि जो विद्युत अपघट्य है इसके अंदर ये कहाँ से प्रवाह करेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी। ये हमारे पास ध्यान रखने वाली बात है कि बाहर ये क्या रहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, और अंदर जो विद्युत अपघट्य के अंदर इसका प्रवाह कैसा रहेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव धारा का। अब अगली बात आती है, ये तो हमारी हो गई सेल बनाने की बात। इसमें बाद में बात आती है विद्युत वाहक बल की बात करते हैं। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है कि जैसे ये सेल लिया, ये जो विद्युत वाहक बल होगा वो भी किसका होगा, इस सेल का ही विद्युत वाहक बल होगा। या हम इसके बात में करेंगे विभवांतर का नाम भी लेते हैं बार बार कि भाई विभवांतर क्या होता है, तो ये सेल का ही क्या होता है, एक विभवांतर होता है। तो जो विद्युत वाहक बल वो क्या होगा कि सेल में, जैसे अगर हम जब तक इसको क्या करते हैं कि भाई यहाँ तक आ रही है, जैसे इसको बाहरी किसी कनेक्शन से या दूसरे परिपथ से जोड़ देते हैं, तो परिपथ जैसे ही दूसरे से जोड़ेंगे वो धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा वहाँ, कि जैसे ये हमने सेल बनाया है, इसको हम क्या करते हैं बार बार यूज में लेते हैं कि भाई इसको वोल्टमीटर से जोड़ा या इसमें प्रतिरोध जोड़ दिया, तो ये जोड़ते ही क्या बन जाएगा, यहाँ पर धारा का प्रवाह सुचारू रूप से प्रवाहित होना हो जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि भाई एकदम खुला परिपथ, एक नाम लूँगी मैं बार बार आपको, खुला परिपथ, एक लेंगे हम बंद परिपथ। बंद परिपथ का मतलब हो गया कि बैटरी को हमने किसी से कनेक्ट कर दिया, उसमें धारा का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है, परिपथ एक्टिव हो गया। वहीं खुले परिपथ की अगर बात करते हैं, खुले परिपथ का मतलब वहाँ धारा का क्या हो रहा है, प्रवाह नहीं हो रहा है। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनना कि जब सेल के इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न जो विभव होता है वही क्या कहलाता है, हमारा विद्युत वाहक बल E कहलाता है। लेकिन वो स्थिति कौन सी होती है कि जब सेल में क्या धारा नहीं आ रही है। ठीक है, हमने क्या कहा, विद्युत वाहक बल है वो क्या है, सेल के जो सिरों के ऊपर, यहाँ सेल के सिरों पर खुले परिपथ में जो विद्युत वाहक बल वही होता है, यानी कि विभवांतर का मान ही क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। वहीं अगर इस सेल को क्या कर लिया जाएगा, हम जोड़ देंगे, तो वो इसकी क्या कहलाएगी, टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। खुले परिपथ के लिए तो क्या हो गया, सेल के लिए विद्युत वाहक बल, और बंद परिपथ के अंदर कनेक्ट करने के बाद में वो सेल की क्या हो जाती है, टर्मिनल वोल्टता हो जाती है। फिर साथ में ही क्या आ जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये भी हम काम में ले रहे हैं कि ये इस सेल का क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब जैसे हम इस सेल को यहाँ से कनेक्ट करवा रहे हैं, सेल को कनेक्ट करवाने के बाद में ये जो धारा प्रवाह के अंदर क्या कर रहा है, जितना ये सेल अवरोध उत्पन्न कर रहा है वो क्या कहलाती है, इसकी सेल की क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है उसको समझने के लिए हम आगे बात करते हैं, इसकी वैल्यू निकालिए। तो वैल्यू निकालने के लिए हम एक क्या है, डायग्राम की बात करते हैं। जो विद्युत वाहक बल है उसका तो क्या सिंबल हो जाएगा, E हो जाएगा। हम क्या ले रहे हैं, मैं भी बात जो छोटे रूप में अपन समझेंगे,
कि यहाँ से प्लस माइनस ए क्या लगा दिया मैंने, यहाँ पे प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, ये इसका क्या है, आर क्या आ जाएगा, इसका प्रतिरोध आ जाएगा। इसका जो विद्युत वाहक बल है क्या ले लिया हमने, ई, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव, और यहाँ जो इसका क्या है टर्मिनल वोल्ट था, इसकी क्या आ गई, वी आ गई। यहाँ तक देख लेते हैं। तो यहाँ से टर्मिनल वोल्ट आ रही है, तो इस सेल के लिए जो विद्युत वाहक बल अपना वी है वो क्या जाएगा, ई माइनस वी होगा कि नहीं होगा। अगर इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें धारा क्या प्रवाहित हो जाएगी, आई धारा प्रवाहित हो रही है। धारा क्या आ रही है हमारे पास, आई आ रही है। तो इस सेल के लिए जो अपनी ये कहें कि परिणामी वोल्टता कह सकते हैं इसको, परिणामी वोल्टता क्या होगी, इन दोनों का अंतर होगा कि नहीं होगा, परिणामी वोल्टता हो जाएगी इन दोनों का अंतर, और इक्वल टू किसके आ जाएगा, वी आर आई आ जाएगा। अब यहाँ जो ये आर है वही क्या है, ई माइनस वी अपॉन क्या गया, आई। एक तो इस जो आंतरिक प्रतिरोध का मोटा मोटा सूत्र है वो तो क्या प्राप्त हो जाता है, ई माइनस वी अपॉन आई आ गया। अगर इसी को हम किससे कनेक्ट करते जाते हैं, किसी प्रतिरोध तार आर से जोड़ दिया जाए, इसी में आगे क्या प्रतिरोध तार आर जोड़ दिया जाता है, तब ओम के नियम से क्या आ जाएगा, V बराबर आर आई होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाती है, V अपॉन आर। इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंतरिक प्रतिरोध R का है वो क्या आ जाएगा, E माइनस वी अपॉन वी, और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाता है, कैपिटल R से। ये स्थिति किसकी स्थिति में, निरावेशन की स्थिति कहते हैं इसको। ठीक है, अब जब हम क्या करें, इसी में आवेशन की बात करते हैं, आवेशन की बात करेंगे तो ध्यान हमें रखना है, इनकी बैटरी को क्या किया जा रहा है, हम चार्ज कर रहे हैं। जैसे इन्वर्टर की बैटरी क्या करती है, चार्ज होती है, उसमें बात करते हैं। ये इसका आर हो गया विद्युत वाहक बल। तो यहाँ डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ये क्या हो गई, उल्टी हो गई या नहीं हो गई हमारे पास। तो इस स्थिति के अंदर भी हम बात कर रहे हैं, वही धारा क्या आती है हमारी, आई आती है। तो इसमें क्या जाएगा हमारे पास, ये जो वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो रही है क्या, यहाँ से आएगा डिफरेंस। इस स्थिति में क्या होता है, V माइनस ई इक्वल टू क्या प्राप्त होता है, आर आई। तो यहाँ पर V इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, E प्लस आर आई। ये बस छोटी सी हमें बात देखनी है। निरावेशन की स्थिति में तो क्या करना है हमें, इनकी बैटरी से धारा बाहर जा रही है, ये बैटरी क्या कर रही है, धारा प्रवाहित कर रही है। आवेशन की स्थिति का मतलब हो जाएगा कि बैटरी खुद क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। उस स्थिति में जो इसका टर्मिनल वोल्टता है बैटरी की वो क्या हो जाएगी, V इक्वल टू ई प्लस आर आई। और निरावेशन की स्थिति में हमारे पास क्या आ जाएगी, ई माइनस वी बराबर आर आई आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, जो विद्युत सेल है उनके लिए हमने बात कर ली, विद्युत वाहक बल की कर ली, इसके आंतरिक प्रतिरोध की बात कर ली, और इसकी जो टर्मिनल वोल्टता है उसकी भी बात कर ली। हमने जो प्रतिरोधों का जैसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था, वैसे ही जो ये सेल है उनके लिए भी क्या होता है, इनका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन होगा, जो हम अभी निकालते हैं। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ और आ रही है कि ये जो सूत्र है सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का, ये सूत्र हम काम लेंगे क्या, प्रैक्टिकल्स के अंदर। हमारे पास कोई भी एक सेल लेंगे, जैसे हम जो लैब लेते हैं, लैब के अंदर विभव मापी की सहायता से क्या निकाल सकते हैं, विभव मापी होता है, एक क्या होगा आपके पास मीटर सेतु भी लेंगे, उनसे हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो उनसे हम क्या निकालेंगे कि जो एक बैटरी ले लेते हैं, लेक्लांसी सेल ले लिया या कोई डैनियल सेल ले लिया, तो उसकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी कि ये जो बैटरी है वो धारा प्रवाहित करने में कितना अवरोध उत्पन्न कर रही है, उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आर है, स्मॉल आर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध कह रहे हैं, उसका क्या लेते हैं, हम सूत्र लेंगे। तो अब जो हमारे पास जो ये जो टॉपिक है आंतरिक प्रतिरोध वाला, ये हम क्या लेते हैं किससे, कि प्रैक्टिकल्स के लिए भी क्या रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अगली जो हमारी बात रहेगी वो आती है क्या, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन की बात कर लेते हैं डायरेक्टली। तो बात ये क्या रहती है कि सेल है उनका क्या करना है, हमें श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन करना है। ये भी दो प्रकार के संयोजन हो गए कि सेलों का संयोजन भी कितना होता है, सेलों का संयोजन,
ये कितना हो गया, एक तो हो गया श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा हो जाएगा क्या, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की बात कर लेते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब हो गया, हमने क्या बैटरी जोड़ दी, एक क्या जोड़ दिया, प्रतिरोध। मैं 2 सेल जोड़ रही हूँ, ये इतना एक सेल बन गया, इसका विद्युत वाहक बल E1 ले लिया, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है सेल का R1, R यहाँ से प्लस माइनस और इसको किसी प्रतिरोध R से क्या हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसका विद्युत वाहक बल है क्या, E2, ये इसका क्या जाएगा R2। इसको बिंदु क्या दे दिया A, इस पर दे दिया क्या B और इसको क्या दे दिया C। जब ये पूरा हो गया तो इसका मतलब इसमें धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, इसका जो अपना ओम के नियम से विद्युत वाहक बल ये कहेगी, तुल्य विद्युत वाहक बल क्या ले ले, V ले ले। इसका V बराबर क्या आता है हमारे पास RI। इसको क्या दे लो, अपनी इक्वेशन नंबर 1 दे लो सबसे पहले। तो अभी इसी के अपन इक्विवेलेंट जो अपना परिपथ बनाएंगे वो भी बात करते हैं श्रेणी क्रमों के लिए। अब जैसे इसका यहाँ पे R आया है तो ये इन दोनों के लिए, यानी कि इस बैटरी के लिए इसका क्या आ जाएगा, टर्मिनल वोल्टता कितनी है इस बैटरी के लिए, VAB। और ये जो BC है इसके लिए टर्मिनल वोल्टता की वैल्यू क्या लिख लेते हैं अपन, VBC। तो सबसे पहले जो सेलों के संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन जो हम पढ़ रहे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन है। ठीक है, तो इसकी हमें अगर परिपथ की अगर व्याख्या करनी होती है, सर्किट की अगर बताने पड़ेंगे, तो हम क्या ले लेते हैं कि हम ये लेंगे कि हम क्या लेते हैं, 2 E1 और E2 विद्युत वाहक बल के क्या ले लिए, सेल ले लेते हैं जिनमें आंतरिक प्रतिरोध उसका क्या है R1 और R2 है, जिनको क्या कर देते हैं, जिनके धन और एक के धन सिरे को और इसके ऋण सिरे को एक बिंदु P से कनेक्ट कर देते हैं और प्रथम सेल को के पॉजिटिव सिरे को A से और द्वितीय सेल के नेगेटिव सिरे को किससे कनेक्ट कर देते हैं, C से। और फिर बिंदु A और C के बीच में एक प्रतिरोध R का कुछ चालक तार हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे बात चलते हैं अपने पास। देखो हमें क्या पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली है क्या, इसके लिए अगर अपन विद्युत वाहक बल की जो रिलेशंस अभी निकाला था, क्या आया था हमारे पास, E-V बराबर क्या लिखा था हमने, RI लिखा था। उसी तरीके से अब हमारे पास कितने सेल आ गए, 2 आ गए। तो यहाँ हमें वैल्यूज़ किसकी लिखनी पड़ेंगी, एक तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, VAB की, और दूसरी वैल्यू किसकी निकालनी है हमारे पास, VBC की निकालनी है। तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि विद्युत वाहक बल है उनके लिए क्या निकाला था हमने, E-RI आया था V की वैल्यू। E की वैल्यू क्या आ गई थी, E की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, कौन सी स्थिति के लिए आ गई थी हमारे पास, निरावेशन की स्थिति के लिए। एक निकाली थी हमने किसके लिए, आवेशन की स्थिति के लिए। तो अभी हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, पहले इस सेल के लिए क्या निकालते हैं, मान निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं VBC के लिए निकालते हैं। तो V इक्वल टू होता है क्या, E-RI। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, VAB क्या आ जाएगा, VAB आ जाएगा E- मैं पहले RI ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, धारा I ऐसी रहेगी, पहले सेल के लिए है तो E1 माइनस क्या आ गया, IR1। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 2। इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा, E2 माइनस IR2। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दी हमने, 3 दे दी। अभी हमने जो टोटल V इक्वल टू क्या है, VAB प्लस VBC है या नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्ट मैं 3 में रख दूँ, 3 को 1 में रख दूँ, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस क्या आ जाता है, IR2 इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, RI। यहाँ से भी हमें क्या बात करनी है, तुल्य प्रतिरोध की तो बात करेंगे, इस R की ही बात करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 प्लस तो क्या आ रहा है E2 और माइनस क्या आ रहा है IR1 प्लस क्या आ गया R2 इक्वल टू क्या आ गया RI आ जाता है। यहीं से अगर हमारे पास सिर्फ R निकालना है कि इस बैटरी का प्रतिरोध कितना है,
आर की बात करें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास E1 प्लस E2, अगर हमने 2 बैटरियाँ जोड़ी है, और माइनस क्या जाता है I R1 प्लस R2 अपॉन क्या लिख दिया I लिख दिया। तो इस तरीके से ये तो हमारे पास क्या गया, प्रतिरोध की वैल्यू आई है या नहीं आई। अब अगर इसी प्रतिरोध जो हम सेल ले रहे हैं, ये तो हमने क्या लिए, सिर्फ 2 सेल लिए, इसकी बजाय अगर हम क्या लेते हैं 2 से ज़्यादा सेल ले लें, उस स्थिति में इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है वो भी हमें निकालनी पड़ेगी। हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, आर की तो निकाल ली, ठीक है। अगर हमें कहा जाए कि धारा की वैल्यू निकाले तो वो भी साथ में निकालेंगे। अभी हम 2 सेल के लिए किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, धारा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये मैं क्या कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। यहाँ से ही चलें डायरेक्ट यहाँ से चलने का मतलब मैं इसको नंबर दे देती हूँ क्या, 4 नंबर। तो ये क्या है, 4 से हमारे पास क्या जाता है, आई की वैल्यू एक तरफ ले लें, आई इक्वल टू क्या जाएगा, कॉमन ले लेती हूँ, या आई आर प्लस आई R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या आता है E1 प्लस E2, या यहाँ से आई क्या गया, कॉमन आ गया, R प्लस क्या गया R1 प्लस R2 इक्वल टू E1 प्लस क्या गया E2। तो यहाँ से I की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, E1 प्लस E2 अपॉन आ गया R प्लस क्या जाएगा R1 प्लस R2। ये लो, ये हमारे पास क्या आ जाती है, इसमें तुल्य जो धारा की वैल्यू है वो प्राप्त हमारे पास हो जाती है। तो ये किन के लिए हमने की है, सिर्फ 2 सेल हैं उनके लिए की है। अब अगर इन्हीं सेलों को क्या है ज़्यादा ले लेते हैं, अगर सेल क्या कर लेते हैं ज़्यादा ले लेते हैं, ये अगर सेल हम क्या ले लेते हैं n सेल ले लेते हैं, तब इसमें जो प्रवाहित इन सेलों में धारा क्या होगी, प्रतिरोध अगर कोई पूछता है तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हम बात किस में करेंगे, इसमें धारा की बात करेंगे। तो धारा के लिए बात करेंगे तो यहाँ से क्या मतलब आया, हर एक चीज़ को आप छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान से देखना। धारा की बात करने का मतलब कि इसमें प्रतिरोध में जो धारा है वो कितनी प्रवाहित होती है, जितने सेल ले रहे हैं उसी हिसाब से। अगर मैं क्या कह देती हूँ n सेल ले लिए, ठीक है, तो यहाँ I इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, जितने भी सेल हैं उनका क्या जोड़ दो, विद्युत वाहक बल जोड़ दो En, प्लस क्या आ जाता है इसमें, सॉरी अपॉन R जो प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, प्लस और जितना भी जो सेल है उनका क्या आ जाएगा R1 R2 जिनका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आ गया। तो अगर n सेल कनेक्ट कर दिए जाते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में तो इसकी वैल्यू आ जाती है ये। और अगर ये सेल कोई ऐसा परिपथ ले लेते हैं जिसमें सेल है उनका विद्युत वाहक बल भी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, और जो उनका आंतरिक प्रतिरोध है वो भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो उस स्थिति में हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या आती है वो भी देख लो। यदि क्या कह रहे हैं हम, यदि E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू En इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम E, या इसको क्या ले लो मैं E इक्विवेलेंट भी बोल सकती हूँ, ठीक है, या R1 बराबर R2 बराबर क्या ले लेते हैं RN बराबर सब के सब क्या आ जाए R। इक्विवेलेंट की बात अपन बाद में कर लेते हैं, मैं साथ में डायग्राम भी बनाऊंगी उसका। तो इस स्थिति में जो धारा है I वो क्या प्राप्त होती है, ये क्या आ जाएगी E n पद तक, ठीक है, अपॉन क्या जाता है R प्लस R प्लस n पद तक ही क्या जाते हैं R। तो यहाँ से I क्या जाएगा n E अपॉन क्या जाता है R प्लस n R। तो I इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया हमें n E अपॉन R प्लस n R, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी स्थिति में है कि श्रेणी क्रम संयोजन में हम कोई ऐसी बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे सेल कनेक्ट कर देते हैं जिसका जो विद्युत वाहक बल और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या आ रहा है, सारा का सारा ही क्या आ रहा है, इक्वल। अभी मैंने तीसरी स्थिति बताई आपकी, तीसरी कौन सी, तीसरी बात की श्रेणी क्रम संयोजन को, जैसे हमने प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में तो सीधा जो प्रतिरोध है वो जुड़ रहे हैं। तो अगर हम क्या ले लेते हैं कि ये जो हम श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध ले रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध है, उनका जो तुल्य प्रतिरोध है उसको तो क्या कह दो R इक्विवेलेंट कह दो, और जो तुल्य विद्युत वाहक बल है उसको क्या कह दो E इक्विवेलेंट कह दो। तब जो परिपथ है उसमें प्रवाहित धारा की वैल्यू क्या आती है
आई इक्वल टू यहीं से लिख सकते हैं या चाहे यहाँ से लिख लो, सीधी बैटरियों का जोड़ है तो ये क्या लिख दिया ई इक्विवेलेंट अपॉन क्या जाएगा आर प्लस आर इक्विवेलेंट, ये आ गया। अभी इसके डायग्राम की भी बात अगर करना चाहें तो हम इसका डायग्राम भी बनाएंगे फिर तो इसका डायग्राम जो क्या होगा, हम क्या ले लेते हैं, ये एक बैटरी ले ली, ठीक है, बैटरी ले ली, इसका जो विद्युत वाहक बल है ई इक्विवेलेंट लगा दिया और ये आंतरिक प्रतिरोध जो लगाया है उसकी वैल्यू क्या आर इक्विवेलेंट, ये लो आर जोड़ दिया। तो इस तरीके से हमारे पास इसका जो तुल्य परिपथ है, अपन बात करें समान बराबर कि इक्वली, वो क्या आता है, ये प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो हमारे पास हैलों का जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन है, समांतर क्रम अभी अपन पढ़ते हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा कि इसमें जो टोटल धारा की वैल्यू है उसके ऊपर क्या आ सकता है, यहाँ से न्यूमेरिकल उठ के आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ से हमारे पास क्या आते हैं न्यूमेरिकल